Hi everyone, my name is Atya Zainab and today I'm going to cover important literary movement which is Oxford movement. Generally, when people search on YouTube about Oxford movement, they don't get satisfying result as it happened with me also. I also searched a lot about Oxford movement and found very disappointing result. If so called लोगों ने बनाई भी है वीडियो तो मेरे को नहीं समझ में आई, बहुत खिचड़ी पका के बताया है. ठीक है, मैं आपको ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन से ऑक्सफोर्ड मूवमेंट पे बात करूंगी आज. बिलीव मी, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल्सो एंड यू विल बी एबल टू राइट नोट्स योर सेल्फ. एक बार वीडियो देख लीजिए बस. तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन वाकई बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किए एंड शेयर किया करिए उन लोगों को जिनको ज़रूरत है लिटरेरी मूवमेंट्स कवर करना होता है या लिटरेचर का कोई भी पार्ट. ओके, मैं ऐसे ही लिटरेचर के कई सारे पार्ट्स कवर करने वाली हूँ. प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए फॉर मोर वीडियोज़. सो बिफोर आई गो टू द एक्सप्लेनेशन आई विल टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाई इट फेल्ट अ नीड टू ब्रिंग ऑक्सफोर्ड मूवमेंट इन 19th सेंचुरी. जिस तरीके से मुस्लिम समाज दो वर्गों में बटा हुआ है, शिया सुन्नी, वैसे ही क्रिश्चियंस जो हैं दो वर्गों में बटे हुए हैं. एक होते हैं प्रोटेस्टेंट्स, एक होते हैं कैथोलिक. ओके, अलग अलग होते हैं क्योंकि इनकी बिलीव्स अलग अलग होते हैं थोड़े से जीसस क्राइस्ट को लेकर. ओके, ये बात हो गई. अगर आप इसके अलावा एजेस पढ़ो इंग्लिश लिटरेचर की अलग अलग, एज ऑफ रिवाइवल, ठीक है, रोमांटिक एज या उससे पहले की एज, आफ्टर चौसा, बिफोर चौसा, लॉट्स ऑफ एजेस आर देयर. सो you will find one thing, you will notice one thing कि लिटरेचर जो चल रहा था पैरेलल वो तो चल ही रहा था साथ में. लेकिन अगर आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखोगे तो इन प्रोटेस्टेंट्स का और कैथोलिक का 36 रहा है आपस में. यानी कि कभी प्रोटेस्टेंट डोमिनेंट रहे कैथोलिक पे और कैथोलिक कभी डोमिनेंट रहे प्रोटेस्टेंट पे. ऐसा क्यों रहा है? इट डिपेंडेड अपॉन द किंग. जो थ्रोन पे जिसको गद्दी मिलती थी उसको जो पसंद आता था वो वही फॉलो करने को बोलता था लोगों से. उसी धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता था. उसको अगर प्रोटेस्टेंट्स की वैल्यू ज़्यादा समझ में आती थी तो वो प्रोटेस्टेंट्स को ज़्यादा आगे बढ़ाने लगता था. तो उस समय प्रोटेस्टेंट ज़्यादा डोमिनेंट हो गए. इस तरीके से चलता रहा सिलसिला. बात समझ में आ रही है? ओके, तो ऐसा सिलसिला चलता रहा हमेशा. 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी एंड फाइनली 19th सेंचुरी में क्या हुआ? इंग्लैंड के जो चर्च था जो कि प्रोटेस्टेंट्स को मानता था एंड जो रोम का चर्च था वो कैथोलिसिज्म को फॉलो कर रहा था. और उस वक्त इंग्लैंड के चर्च जो थे प्रोटेस्टेंट्स का ज़्यादा बोलबाला था, ये ज़्यादा डोमिनेंट थे. लेकिन उस डोमिनेंट होने की वजह से इन्होंने फील किया कि हम लोग अपनी स्पिरिचुअलिटी को लूज कर रहे हैं. तो ज़रूरत यह है कि, और कैथोलिसिज्म में देखा गया कि वहाँ पे लोग इतना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को लूज नहीं कर रहे हैं, तो क्यों ना ऐसा करें, उनकी कुछ वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिसेस को अपने चर्च में एम्ब्रेस करें, अडॉप्ट करें, उनको अपनाएं. तो यही उन्होंने किया. कुछ एंग्लिकन लीडर्स ने, यानी कि इंग्लैंड के कुछ लोगों ने उनकी प्रैक्टिसेस को अपने एंग्लिकन चर्च में मिला दिया. Now the question arises, what was the reason of merging? Okay, so let's discuss. So the reason behind this was industrialization and colonization of England. तो इंग्लैंड ने जब देखा कि लोग इंडस्ट्री की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, colonization ज़्यादा होने लगा, तो लोग जो थे स्पिरिचुअली ड्वार्फ होने लगे. मतलब मटीरियलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया. ठीक. एंड एंग्लिकन चर्च में कोई लोगों ने आना बंद कर दिया तो उनकी डिग्निटी क्या हो गई? फॉल होने लगी. ओके, लोग मॉरल वैल्यूज से भागने लगे, रिलीजन को अनफॉलो करने लगे. तो इस वक्त कुछ ऑक्सफोर्ड पोइट्स थे, कुछ ऑक्सफोर्ड राइटर्स थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए. ठीक है, उन्होंने क्या किया, कुछ आर्टिकल्स लिखे और उस आर्टिकल्स में बताया, सबसे फेमस नाम जॉन हेनरी न्यूमैन का है इसमें, जिन्होंने आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट किया था. उसमें लोगों को बताना चाहा कि इट इज़ हाई टाइम टू मर्ज द वैल्यूज़ एंड लीड टू द स्पिरिचुअल लाइफ, कम बैक टू द मोरालिटी. ओके, कम बैक टू द मोरल वैल्यूज़. ठीक है, डोंट लूज योर स्पिरिचुअलिटी, डोंट इन्वॉल्व इनटू जस्ट ओनली मटीरियलिज्म. सो ये सारा जो मैटर चल रहा था, स्पिरिचुअलिज्म जो खोने लगी थी वैल्यू,
ये रीज़न था कि इन्होंने क्या किया, मर्ज करना स्टार्ट किया दोनों ही वैल्यूज़ को, ताकि लोग एक दूसरे से जुड़े, उनका मकसद एक रहे, यूनिटी का। ठीक है, हर रिलीजन का एक ही तो होता है, लिव एंड लेट लिव, यही तो मतलब होता है सबका, लिव एंड लेट लिव। अब हम पढ़ेंगे नोट्स। इतना मैंने भूमिका आपको बताई। अब देखिएगा, आप जब आप नोट्स पढ़ोगे आपको कितना बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए, Oxford movement began in 19th century and centered at the University of Oxford। बस समझ में आ रही होगी, अभी मैंने आपको सारा बता दिया। It was practiced in England in opposition to the Protestant tendencies of the church। तो क्या मकसद था इस मूवमेंट का? ये अपोज करना चाह रहा था चर्च की कुछ प्रोटेस्टेंट टेंडेंसीज को। मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड के चर्च ने के कुछ एंग्लिकन लीडर्स ने ये फील किया कि हमारे यहाँ कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से लोग क्या हो रहे हैं, अनफॉलो कर रहे हैं रिलीजन को। ठीक है, हम प्रोटेस्टेंट टेंडेंसीज कुछ ऐसी थी जिनका अपोज किया जाना महसूस हुआ उन लोगों को। बात समझ में आ रही है? तो जो इस मूवमेंट का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, स्पिरिचुअलिटी को इन लोग रिन्यू करना चाहते थे, वापस लाना चाहते थे। कहाँ? चर्च ऑफ इंग्लैंड में। क्या करके? बाय रिवाइविंग सर्टेन रोमन कैथोलिक डॉक्ट्रिन्स। डॉक्ट्रिन्स कहते हैं प्रिंसिपल्स को, वैल्यूज को, रिचुअल्स को। ओके, तो यानी बाय रिवाइविंग, यानी दोबारा से जिंदा किया। जिंदा करने का मतलब है मर्ज किया आपस में रोमन कैथोलिक डॉक्ट्रिन्स को। ठीक है, उनको, जिनको एंग्लिकन्स ने हैड ड्रॉप ड्यूरिंग द स्ट्रगल्स ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। जब एंग्लिकन्स ने प्रोटेस्टेंट को रिफॉर्म, यानी वो अपना बढ़ावा करना चाह रहे थे, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन करना चाह रहे थे, तो उन्होंने कैथोलिक को बिल्कुल नीचे कर दिया था, उनकी वैल्यूज को बिल्कुल नीचे कर दिया था। बात समझ में आ रही है? तो उन रिचुअल्स को रिवाइव करके दैट एंग्लिकन्स हैड ड्रॉप्ड ड्यूरिंग द स्ट्रगल्स ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, यानी प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के स्ट्रगल्स में कुछ वैल्यूज को जिसको ड्रॉप कर दिया था, उन्होंने उसको फिर से रिवाइव किया, जिंदा किया, मर्ज किया। तो जो मर्ज हुआ रोमन कैथोलिक डॉक्ट्रिन्स का, किसमें? इंग्लैंड के चर्च में। इससे क्या हुआ? एंग्लो कैथोलिसिज्म बना, यानी एंग्लिकनिज्म एंड कैथोलिसिज्म दोनों मर्ज होके क्या बना? एंग्लो कैथोलिसिज्म। ओके, कुछ ऑक्सफोर्ड मैन थे। अब आप यहाँ से ऑक्सफोर्ड पोइट्स भी आप कवर कर सकते हो, जैसे कि जॉन हेनरी न्यूमैन सबसे फेमस नाम है। उन्होंने कुछ आर्टिकल्स लिखे और इस आर्टिकल्स को उन्होंने केवल आर्टिकल्स नहीं बोला, इसको एक नया नाम दिया, ट्रैक्ट्स। ओके, और इन ट्रैक्ट के जरिए आर्ग्यू किया कि अब टाइम आ गया है कि कुछ चेंजेस लाए जाएं एंग्लिकन चर्चेस में। और ये जो आर्टिकल जिसको ट्रैक्ट्स बोला जा रहा है, ये पूरे इंग्लैंड में सर्कुलेट किए गए ताकि लोगों तक पहुंच पाए, और वाकई हुआ भी यही। ये बहुत बड़े पॉपुलर रहे, लोगों ने पढ़ा इसको। ठीक है, इसी वजह से ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को ट्रैक्टेरियन मूवमेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ट्रैक्ट्स के जरिए ये चीज सबके सामने आई थी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्सफोर्ड मूवमेंट व्हेन इट इज अबाउट मर्जिंग द वैल्यूज। ओके, सो इसलिए बोला गया क्योंकि ये जो मर्ज हुआ, ये लोगों को बताएंगे कैसे कि भाई अब हम मर्ज कर रहे हैं वैल्यूज को, और कम बैक टू द स्पिरिचुअलिटी इन ऑल। तो बताएंगे कैसे? एक मूवमेंट चलाना पड़ेगा ना, तभी तो लोगों को समझ में आएगा। तो ये जो मूवमेंट एज अ रोल प्ले हुआ, वो हुआ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जब केबल न्यूमैन ने एक सरमन दिया। सरमन कहते हैं रिलीजियस लेक्चर को। तो वहाँ पे लोगों को इस बारे में बताया, और वहाँ के जो ऑक्सफोर्ड यूथ्स थे उनको एडवाइस किया कि आप क्या करिए, टू गो बैक टू द टाइम ऑफ फेथ, मतलब कि वापस लौटिए, आपके जो वैल्यूज़ हैं, ओके, और जो रिलीजन में आपको मानना चाहिए उसको अपनाइए। बात समझ में आ रही है? एंड सबसे पहले लाइन लिखी हुई है, इट वॉज अ विगोरस प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मैटर। मैटर का मतलब यहाँ पर है मटीरियलिज्म से। ओके, तो मटीरियलिज्म के खिलाफ ये एक प्रोटेस्ट था जो कि ऑक्सफोर्ड में केबल न्यूमैन के जरिए एज अ मूवमेंट चलाया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लिटरेचर में क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कोई ना पोएम्स की बात हुई, ना कुछ हुई, ना कविता लिखनी कैसी है, ये सब कुछ नहीं बताया गया। तो ये ऑक्सफोर्ड मूवमेंट हम लोग लिटरेरी मूवमेंट क्यों बोलते हैं इसको? तो जनरली इट वॉज डेफिनेटली अ रिलीजियस मूवमेंट, बट इट हैड इन्फ्लुएंस ऑन द लिटरेरी टेस्ट ऑफ इट्स एज। मतलब कि जो पोएट्स वगैरह थे उनका टेस्ट काफ़ी चेंज हुआ इस ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के जरिए। और जब टेस्ट चेंज होगा तो ऑब्वियसली वो जो लिखेंगे
उसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा। थीम्स वगैरह वो वैसे ही लेंगे आप स्पिरिचुअलिटी वाली, तो फ्री रैफेलाइट्स की पोइट्री में आपको इस ऑक्सफोर्ड मूवमेंट की झलक देखने को मिलेगी। एक्सप्लेनेशन वाकई समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो, अलग लगा हो दूसरों से, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए प्लीज़।